Right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं चैनल डीकेडी क्रिएशन पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5th सेमेस्टर कोर 11 से क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी जो कि मॉड्यूल 1 बीट बी अरिस्टोटल नेचर पर्पस ऑफ स्टेट स्लेवरी सिटीजनशिप के बारे में हम डिटेल में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। ये हमारा एग्जामिनेशन पर्पस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के दौरान हमें बहुत ही मदद करेगा हमारा आंसर लिखने में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम उसके जो महान ज्ञाता थे अरिस्टोटल के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अरिस्टोटल का जन्म 384 बीसी में मैसिडोनिया के पास एक छोटे से शहर स्टिग्री में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। उनके पापा पेशा में डॉक्टर थे। अरिस्टोटल के गुरु थे प्लाटो के ही इंस्टीट्यूशन एकेडमी में अरिस्टोटल ने अपना शिक्षा प्राप्ति किया था। वहाँ पर अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था। जब उनका एजुकेशन कंप्लीट हुआ, वो आगे जाकर अलेक्जेंडर द ग्रेट के भी गुरु बने थे। जब एथेंस में डेमोक्रेसी खत्म हो रहा था, उसी वक्त मैसिडोनिया ने एथेंस पर आक्रमण करके एथेंस को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके चलते हुए अरिस्टोटल को एथेंस को छोड़ना पड़ा था। वो अपने जो कर्मभूमि एथेंस था उसको छोड़कर वो अन्य बहुत प्रदेश में घूमना शुरू कर दिया था। अरिस्टोटल आगे जाकर अपना खुद का एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले थे, जिसका नाम दिए थे लिशियम, जहां पर उन्होंने बहुत सारे बच्चे को फ्री ऑफ एजुकेशन देने की चेष्टा किया था। अगर हम अरिस्टोटल के क्रिएशन के बारे में बात करें तो उनके इम्पोर्टेंट क्रिएशन में 30 बुक आता है। उन 30 बुकों में उन्होंने अपना लेक्चर नोट्स के बारे में ज़्यादातर गुरुत्व देते हुए उसको लिखा है। उनमें से 3 जो कि उनका लेक्चर नोट्स में ज़्यादा गुरुत्व रखता है, वो है निकोमेन एथिक्स। निकोमेन एथिक्स मीन्स कैसे एक अच्छा जीवन यापन किया जाए, कैसे एक हैप्पी लाइफ जिया जाए, उसके बारे में वहाँ पर उन्होंने लिखा था। देन आता है पॉलिटिक्स, जो कि उनके इम्पोर्टेंट क्रिएशन में सबसे महत्वपूर्ण क्रिएशन था पॉलिटिक्स। उनका फेमस बुक था पॉलिटिक्स। अगर हम बात करें फुल चैप्टर जो कि पॉलिटिक्स के ऊपर ही आधारित है। अगर हम बात करें अन्य बुक के बारे में, उनमें से था मेटाफिजिक्स, रियोट्रिक और सोल। रियोट्रिक में जनरली क्या था, रियोट्रिक में जनरली कैसे एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीच दिया जाए, कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए अपने स्पीच के थ्रू, उसके बारे में वहाँ पर बताया गया है। अगर हम बात करें अरिस्टोटल के बारे में, तो अरिस्टोटल बहुत ही विद्वान थे, जिनको हम पॉलिटिकल साइंस के जनक भी बोलते हैं। वो पॉलिटिकल साइंस के अलावा भी और बहुत सारे मास्टर साइंस में भी वो अध्ययन करे हुए थे। उनको वहाँ पर भी बहुत से जगह में उनको फादर के रूप में भी डिक्लेयर किया गया है। जैसे कि हम बायोलॉजी को ले लें, बायोलॉजी का भी फादर अरिस्टोटल को ही माना जाता है। अरिस्टोटल को विश्व एक महानतम व्यक्तियों में से गिनता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज था। वो न खाली की पॉलिटिकल साइंस के फादर थे, उसके अलावा भी वो बहुत सारे और सोशल साइंस के और मास्टर साइंस के भी वो फादर रह चुके हैं। उनके पास बहुत ही नॉलेज था। उनका नॉलेज को अगर तुलना करें तो उनके पास बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे चीज़ों के ऊपर भी नॉलेज था, जैसे कि बायोलॉजी से लेकर मैकेनिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, थियोलॉजी, रियोट्रिक्स, पोइटिक, हर एक चीज़ों के बारे में उनको जानकारी था। उनको ट्रू साइंटिस्ट के रूप में कंसीडर किया जाता था, क्योंकि उनको एक फिलोसोफर के रूप में, एक टीचर के रूप में, मास्टर ऑफ ऑल सोशल साइंस के रूप में हम उनको जानते हैं। अगर हम अरिस्टोटल के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो विश्व में उनसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैंने अभी तक किसी का भी नहीं देखा, क्योंकि अरिस्टोटल एक महानतम व्यक्तियों में से गिने जाते हैं। उनको खाली पॉलिटिकल साइंस के फादर के अलावा और बहुत सारे चीज़ों के लिए भी याद किया जाता है, जैसे कि पॉलिटिकल रियलिज्म, फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल एंड कंपेरेटिव मेथड, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड फॉर्मूला लॉजिक। हर एक चीज़ का वो ज्ञाता थे। उनके पास बहुत सारी चीज़ का नॉलेज था। फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, अरिस्टोटल को लेकर उनके बारे में और थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो प्लाटो का जन्म हुआ था स्टिग्री में, जो कि 384 बीसी में। उनके पापा पेशा में डॉक्टर थे, जो कि मैसिडोनियन किंग के फिजिशियन भी थे। अरिस्टोटल 18 साल की उम्र में ही स्टिग्री छोड़कर एथेंस चले आए थे। उसके बाद उन्होंने प्लाटो के एकेडमी को ज्वाइन किया। वहाँ पर वो शिक्षा प्राप्ति करने लगे। अरिस्टोटल वहाँ पर 20 साल तक ठहरे हुए थे, जब तक उनका गुरु का देहांत नहीं हुआ था। आगे जाकर अरिस्टोटल प्लाटो के एकेडमी के फैकल्टी भी चुने गए। फैकल्टी मीन्स एज ए टीचर उनको वहाँ पर चुना गया था। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर बच्चे लोगों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया था।
प्लाटो के एकेडमी में सक्सेशन को लेकर वहाँ पर खींचातानी शुरू हो गया था। प्लाटो के मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा उसको लेकर बहुत चर्चा शुरू होने लगा था। पहला तो नाम अरिस्टोटल का लिया जा रहा था, मगर उनके जो नीचे और दो सक्सेसर थे, सेप्सिशियस एंड जेनॉट, वो भी अपने दावेदारी प्रस्तुत करने लगे। आगे जाकर अरिस्टोटल को वो उसको छोड़ना पड़ा था। उसके बाद सेप्सिशियस को वहाँ का उत्तराधिकारी बना दिया गया था। उसके बाद सेप्सिशियस मरने के बाद जेनॉट ही उसका उत्तराधिकारी बना। प्लाटो के मृत्यु के बाद अरिस्टोटल एथेंस छोड़कर चले गए, तो वो 13 साल तक दुनिया भर घूमते रहे। वहाँ पर वो नॉलेज एक्वायर करने लगे। 342 बीसी में मैसिडोनिया के राजा ने अरिस्टोटल को बुलावा भेजा। वो चाहते थे कि अरिस्टोटल उनके जो बेटे 14 साल के बेटे अलेक्जेंडर द ग्रेट को वो पढ़ाए, वो अपने शिष्य के रूप में उनको ग्रहण करें। अरिस्टोटल आगे जाकर खुद का एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले थे जिसका नाम था लिशियम। व्हेन ही वाज डिनाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द हेड ऑफ एकेडमी फॉर सेकेंड टाइम, जब उनको मना कर दिया गया था प्लाटो के एकेडमी के सक्सेसर के रूप में, तभी उनके बाद उन्होंने अपना खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का निर्णय लिया था। Being an informal school, it had no examination, degree, syllabi, official enrollment and fees। अगर हम अरिस्टोटल के स्कूल के बारे में बात करें तो वो एक इनफॉर्मल स्कूल था जहाँ पर कुछ भी एग्जामिनेशन नहीं होता था, डिग्री का कोई भी चांसेस नहीं था, ऑफिसर एनरोलमेंट फीस वैसा कुछ भी व्यवस्था उनके जो एकेडमी था लिशियम में कुछ भी ऐसा नहीं था। वहाँ पर खाली फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों को एजुकेशन दिया जाता था। अरिस्टोटल रिलेशन विथ अलेक्जेंडर गॉट स्ट्रेंड, उनका जो रिश्ता था बहुत ही खराब हो चुका था अरिस्टोटल और अलेक्जेंडर का। आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर, व्हेन द एंटी मैसिडोनियन पार्टी came to power and Athens declared war on Macedonian, Aristotle fled to चाल्किस एंड डेड द सेम ईयर। अगर हम बात करें जब अलेक्जेंडर का मृत्यु होता है तब मृत्यु के तुरंत ही बाद ही एंटी मैसिडोनियन पार्टी पावर में आ जाता है, सत्ता में आ जाता है। तो उसी वक्त क्या होता है कि एथेंस मैसिडोनियन के ऊपर आक्रमण करता है। तो यहाँ पर वॉर का स्थिति देखते हुए अरिस्टोटल उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं चाल्किस को, और उसी जगह पर ही उनका मृत्यु हो जाता है। अगर हम अरिस्टोटल के वर्क के बारे में बात करें, वर्क ऑफ अरिस्टोटल के बारे में बात करें, तो बहुत ही वो ज्ञानी व्यक्ति थे, उनके पास बहुत ही ज्ञान था। पूरे विश्व उनको एज ए नॉलेजेबल पर्सन के रूप में जानता है। उनका योगदान पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम बात करें उन्होंने किन किन चीज़ों के ऊपर अपना किताब सब लिखा है, बुक सब लिखा है, अपना ज्ञान सब बांटा है, तो वो था मेटाफिजिक्स, साइकोलॉजी, रियोट्रिक्स, पोइट्री, बायोलॉजी, मोरल साइंस, पॉलिटिक्स, आर्ट्स, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, केमिस्ट्री, लैंग्वेज, लॉ, लॉजिक, जोलॉजी, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। अगर हम बात करें जो भी मैंने यहाँ पर बोला हर एक चीज़ के ऊपर अरिस्टोटल का नॉलेज था। वो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। ही कंसिडर पॉलिटिक्स एज मास्टर साइंस। उनके मुताबिक पॉलिटिक्स मास्टर साइंस था, क्योंकि एक अच्छा जीवन यापन करना है तो एक व्यक्ति के पास पॉलिटिकल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन पॉलिटिक्स के द्वारा ही कंट्रोल होता है। अरिस्टोटल ने कुल लगभग 150 बुक्स व 150 बुक लिखा था। अगर हम अरिस्टोटल के इम्पोर्टेंट बुक के बारे में बात करें तो उनका 3 इम्पोर्टेंट बुक था। वो था पॉलिटिक्स, निकोमेचन एथिक्स एंड यूडिमैन एथिक्स। मेरा प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकता है, आप अपने हिसाब से उसको करेक्ट कर देना। अगर हम निकोमेन एथिक्स के बारे में बात करें, जहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसे एक हैप्पी लाइफ जिया जाए, उसके ऊपर उन्होंने वहाँ पर फिलोसफी में अपने व्यू पॉइंट रखा था। अगर हम अरिस्टोटल के इम्पोर्टेंट बुक्स पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो वो कंप्लीट फॉर्म में नहीं था। बहुत सारे फिलोसोफर का मानना था, क्योंकि हमें अगर पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो पॉलिटिक्स में बहुत सारे अलग विषय वस्तु को भी वहाँ पर जगह दिया गया था। अगर हम डॉक्टर टेलर के पर्सपेक्टिव को देखें तो उनके मुताबिक पॉलिटिक्स यूजफुल नहीं था। अभी हम बात करेंगे उनका जो बुक था, इम्पोर्टेंट क्रिएशन था पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में क्या सब चीज़ के बारे में मेंशन किया गया था उसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। पहले तो यहाँ पर लिखा गया है कि सेंट्रल थीम वाज द पोल एंड यूनिक इंस्टीट्यूशन। अगर हम बात करें तो जनरली उनका जो था उस सेंट्रल थीम था वो इलेक्शन के ऊपर ही आधारित था, निर्वाचन के ऊपर, निर्वाचन के प्रक्रिया के ऊपर ही पूरा आधारित था। उनका जो पॉलिटिक्स था वो था 5 सेपरेट ट्रीटी का कॉम्प्लीशन था व मिक्सचर था। उनका बुक 2 जो कि आइडियल स्टेट के ऊपर ही आधारित था।
उनके बुक नंबर 3 में हमें नेचर ऑफ द स्टेट एंड सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। वैसे अगर हम बात करें बुक 7 और 8 में कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइडियल स्टेट के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें पॉलिटिक्स का बहुत सारे फॉर्म था, बहुत सारे फॉर्म में हमें बहुत सारे विषय वस्तु के बारे में अरिस्टोटल ने जानकारी देने की कोशिश किए हैं। अभी हम फ्रेंड चर्चा करेंगे इन्फ्लुएंस ऑन अरिस्टोटल के बारे में। किन किन का प्रभाव अरिस्टोटल पर पड़ा था उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला प्रभाव तो उनका पिता का पड़ा था उनके ऊपर, क्योंकि उनका पिता जो ऑक्यूपेशन से एक डॉक्टर थे, एक फिजिशियन थे जो कि मैसेडोनियन किंग के अंडर काम करते थे। उनका गहरा प्रभाव अरिस्टोटल के ऊपर ज़्यादा ही पड़ा था। उन्होंने हर एक चीज़ को साइंटिफिक वे में देखना शुरू कर दिया था उनके पिता के वजह से। देन सेकेंड था प्रिवेलिंग एनार्की इन एथेंस ड्यू टू आइडियलिस्टिक अप्रोच ऑफ रूलर। तो जनरली वो चाहते थे कि जो आइडियलिस्टिक अप्रोच जो कि एथेंस में हमें देखने को मिला था, जहाँ पर एनार्की के बारे में बात किया जा रहा था, तो उससे उभर को वो रियलिस्टिक अप्रोच पर बिलीव करने लगे थे। हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल मैनर में हमें देखना चाहिए, रियलिस्टिक वे में उसको परखना चाहिए। बिलीव इन सुपेरिटी ऑफ ग्रीक्स। तो ग्रीक का जो सुपेरिटी व सुप्रीमेसी के ऊपर उनको ज़्यादा भरोसा था, वो उसके ऊपर ज़्यादा ही विश्वास करते थे। देन था एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ। तो एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ, यहाँ पर वो अपने गुरु प्लाटो को यहाँ पर क्रिटिसाइज करके यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति को अपने फैमिली से ही बहुत सारे ज्ञान का प्राप्ति होता है। फैमिली होता है पहला इंस्टीट्यूशन जहाँ पर हमें हर एक चीज़ का ज्ञान प्राप्ति होता है। यहाँ पर वो अपने गुरु के जो क्रिटिसिज्म, जो कि हमने देखा था कम्युनिज्म में उन्होंने फैमिली लाइफ को रिजेक्ट किया था, तो यहाँ पर वो अरिस्टोटल ने उनको एक्सेप्ट करने को लोगों को यहाँ पर मत दे रहे हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर अरिस्टोटल बोलना ये चाहते हैं कि उनके पास पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो कि उन्होंने नज़दीक से देखा था जब वो मैसिडोनियन के जो राजा थे अलेक्जेंडर द ग्रेट को जब उनको हेल्प कर रहे थे, उसी वक्त उन्होंने हर एक चीज़ को बारीकी से देखा है। उनका ताल्लुका राजघराना से ज़्यादा ही गहरा था, इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को बहुत ही डिटेल में जानने को उनको प्राप्त हुआ था। यहाँ पर और एक चीज़ दिया गया है फिलोसफी ऑफ प्लाटो। हाँ, ये एक प्रकार से हम बोलें क्योंकि अरिस्टोटल के गुरु थे प्लाटो, तो प्लाटो का प्रभाव भी अरिस्टोटल के ऊपर पड़ा था, मगर कहीं कहीं जगह पर अरिस्टोटल ने अपने ही गुरु को भी क्रिटिसाइज किया है। अभी हम फ्रेंड देखेंगे कि प्लाटो का इन्फ्लुएंस अरिस्टोटल के ऊपर किस प्रकार से पड़ा था और कौन कौन सा विचारधारा प्लाटो का अरिस्टोटल ने अडॉप्ट किया था और क्या उनका मानना था। गवर्नमेंट ऑफ सिलेक्टेड फ्यू ट्रेंड सिटीजन। तो उनका मानना था कि जो भी सरकार में हो बहुत ही ट्रेंड पर्सन हो, क्योंकि जो भी सरकार चलाता है उसको ज्ञानी होना चाहिए, क्योंकि उसका नॉलेज का परिभाषा होना चाहिए, क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति को हम राजगद्दी पर कभी भी नहीं बैठा सकते हैं। अगर हम ऐसे व्यक्ति को अगर हम राजा बनाते हैं तो हम हमारे लिए खुद के लिए ही गड्ढा खोलेंगे। तो ये उनका मानना था। स्टेट इन इंडिस्पेंसेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन फैकल्टी। यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेट और इंडिविजुअल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। स्टेट इंडिविजुअल के लिए काम करता है और इंडिविजुअल स्टेट के प्राइड के लिए काम करता है, तो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर हम दोनों को एक तरफा से दें तो अगर दोनों अच्छे से अपना काम करें तो किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगा। मैन इन बाय नेचर सोशल। अगर हम बात करें तो प्लाटो का जो शिष्य अरिस्टोटल का ये मानना था कि मैन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो वो सोशल ही होता है। मैन इज ए सोशल एनिमल, मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। ये उनका मानना था कि एक इंसान सामाजिक प्राणी होता है और साथ ही साथ वो एक पॉलिटिक्स में बंधा होता है, इसीलिए उसको हम राजनीतिक प्राणी भी बोलते हैं। नो कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड इंडिविजुअल। तो जनरली यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि दोनों को इंटरेस्ट को लेकर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो एक तरफा से हम बोलें तो यहाँ पर हमें कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर ही गुरुत्व देना है। गुड लाइफ इज पॉसिबल इन सिटी स्टेट। तो जनरली उनका मानना था कि एक सिटी स्टेट के भीतर एक इंडिविजुअल को एक बेहतर जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। डेमोक्रेसी इज नॉट आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि उनके गुरु प्लाटो का मानना था कि डेमोक्रेसी एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं था, वैसे ही अरिस्टोटल का भी ये मानना था कि डेमोक्रेसी एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। डेमोक्रेसी से क्या होता है कि सोसाइटी में डिसऑर्डर क्रिएट होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। एजुकेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्टेट। उनका मानना था कि एजुकेशन एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक समाज के भीतर, एक समाज में संतुलित बनाए रखने में, एक व्यक्ति को इंटेलेक्चुअल बनाने में, एक व्यक्ति को रैशनल बनाने में एक एजुकेशन बहुत ही अहम योगदान प्ले करता है। इसीलिए एजुकेशन को हमें महत्वपूर्ण जगह पर रखना है ताकि एक व्यक्तिगत स्तर पर एक इंडिविजुअल का डेवलप हो पाए।
अभी हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द आइडिया ऑफ प्लाटो एंड अरिस्टोटल। प्लाटो और अरिस्टोटल का आइडिया एक दूसरे से कैसे भिन्न थे उसके ऊपर अभी हम आलोचना करेंगे। अगर हम प्लाटो को व्यू को देखें तो प्लाटो आइडियलिस्टिक वे में हर एक चीज़ को परखते थे, देखते थे, जो कि हमारे समाज में प्रैक्टिकली वो जो नहीं हो सकता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि यूटोपियन व काल्पनिक दुनिया में जो घटना घटित होता है उसके बारे में प्लाटो का थॉट था। मगर जो अरिस्टोटल ने जो अपना व्यू रखा था वो रियलिस्टिक वे में था। हर एक चीज़ को वो प्रैक्टिकली देखना चाहते थे, वो रियल वे में देखना चाहते थे, वो रियलिज्म स्पिरिट को ज़्यादा मानते थे। प्लाटो सजेस्टेड नोबल इंस्टीट्यूशन, कम्युनिज्म, फिलोसोफर किंग। तो अगर हम बात करें तो प्लाटो ये सब चीज़ को ज़्यादा महत्व देते थे। एक समाज के भीतर कम्युनिज्म स्पिरिट होना चाहिए। तो स्पेशल अगर हम उनका कम्युनिज्म को देखें तो जनरली गार्डियन क्लास को लेकर ही था। जनरली वहाँ पर उन्होंने बताया था कि कैसे एक सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे। तो दूसरी तरफ अरिस्टोटल ने कंजर्वेटिव, रेस्पेक्ट एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया था। तो वहाँ पर वो बताए हैं कि एक सोसाइटी अगर हमारे इंस्टीट्यूशन को जो अभी चल रहा है अगर उसी को ठीक से प्रॉपर वे में उसको माने तो हमारे सोसाइटी में कोई भी तकलीफ नहीं हो सकता है। प्लाटो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। अगर हम प्लाटो के बारे में बात करें तो प्लाटो ने फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के बारे में ज़्यादा गुरुत्व दिया था, जहाँ पर उन्होंने क्लास सोसाइटी के बारे में बताया था, जहाँ पर रूलर क्लास से, वॉरियर क्लास से लेकर प्रोड्यूसर क्लास तक के ड्यूटी के बारे में उन्होंने ब्रीफली डिस्क्राइब किया था, जिसको अरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज भी किया था। तो उन्होंने वो जो थ्योरी प्लाटो के द्वारा दिया गया था उसको अरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया था। अगर हम बात करें प्लाटो का जो थ्योरी था कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, उसी को भी अरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज करके वहाँ पर उन्होंने फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी ज़्यादा गुरुत्व दिया था। अभी हम देखेंगे अरिस्टोटल के पॉलिटिकल आइडिया के बारे में। अगर हम उनके आइडिया को लेकर बात करें तो जनरली उन्होंने अपना आइडिया बा व्यू स्टेट को लेकर दिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर दिया था, आइडियल स्टेट के ऊपर दिया था, स्लेवरी के ऊपर दिया था, सिटीजनशिप के ऊपर दिया था, रिवोल्यूशन के ऊपर दिया था और जस्टिस के ऊपर दिया था। मगर यहाँ पर हम बेसिकली उनके 3-4 चीज़ों को ही हम यहाँ पर प्रमुख ध्यान देंगे और उन्हीं के ऊपर ही चर्चा करेंगे। जैसे कि स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे, देन स्लेवरी, सिटीजनशिप, नेचर और पर्पज ऑफ स्टेट, जो कि मैंने पहले ही स्टेट जो बोला था वहाँ पर नेचर और पर्पज भी आपको इंक्लूड कर देना है। अभी हम स्टेट के ऊपर चर्चा करेंगे। अरिस्टोटल का मानना था कि एक स्टेट होता है नेचुरल इंस्टीट्यूशन जो कि अपने आप ही क्रिएट हुआ है, जो कि हमारे समाज में पहले से ही था, जो कि एक फैमिली के रूप में सोसाइटी में पैदा हुआ, जो कि आगे जाकर कम्युनिटी बना, कम्युनिटी से एक स्टेट का रूप ले लिया था। तो ये मानना था कि जो स्टेट क्रिएट हुआ है वो नेचुरली ही क्रिएट हुआ है, जो कि अरिस्टोटल का व्यू था। तो जनरली अगर हम बात करें तो स्टेट का मुख्य काम क्या होता था कि वो ह्यूमन का जो नेसेसिटी, डिजायर को फुलफिल करे। यहाँ पर अरिस्टोटल बता रहे हैं कि इंडिविजुअल अचीव परफेक्शन इन स्टेट। तो एक स्टेट के भीतर रहते हुए एक इंडिविजुअल का पर्सनालिटी डेवलप हो पाता है, वो व्यक्तिगत स्तर पर अपने आप को ऊपर ला पाता है, ये उनका मानना था। नो कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड द स्टेट। तो जनरली उन दोनों के इंटरेस्ट को लेकर कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों के भीतर डिस्टर्बेंस क्रिएट होना चाहिए। तो एक प्रकार का हमें कॉमन इंटरेस्ट दोनों के प्रोस्पेक्टिव में रखते हुए करना चाहिए, ये मानना था अरिस्टोटल का, ताकि उन दोनों के भीतर कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। यहाँ पर ऑर्गेनिक नेचर ऑफ स्टेट को यहाँ पर बताया गया है कि जैसे एक शरीर में बहुत सारे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, वैसे ही एक स्टेट के भीतर भी बहुत सारा महत्वपूर्ण अंग होता है, वो चाहे वो प्रशासनिक अंग हो, वो चाहे एक व्यक्ति वस्तु हो। तो हर एक चीज को, हर एक व्यक्ति को स्टेट का जरूरत पड़ता है, क्योंकि एक शरीर के बिना अंग का कोई भी काम नहीं होता। वैसे ही स्टेट के बिना कोई भी इंडिविजुअल का महत्व नहीं होता है। फुलनेस इज नॉट पॉसिबल आउटसाइड द स्टेट। अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर हम बात करें, शरीर जैसे क्या करता है, हमारे बॉडी को संतुलन बनाए रखता है, वैसे ही स्टेट हमारे भीतर एक संतुलन बनाने का बहुत ही बड़ा काम करता है। अगर कोई व्यक्ति स्टेट से बाहर हो जाता है तो उसका एक अंग जैसे टूट जाता है, वैसे ही प्रकार का होता है। तो जनरली यहाँ पर बोला गया है कि अगर हमें स्टेट को मजबूत रखना है तो हर एक अंग को अपना जो ड्यूटी को अच्छे से निभाना पड़ेगा, ताकि वो स्टेट को एक संतुलित भाव से रूल एंड रेगुलेट कर पाए। देन यहाँ पर थर्ड पॉइंट में सुप्रीम एसोसिएशन के बारे में बताया गया है। हर एक समूह को अपना दायित्व के बारे में पहचानना पड़ेगा एक स्टेट के भीतर रहते हुए। यहाँ पर और एक पॉइंट में ये बताया गया है कि एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। स्टेट का एक अहम रोल रहता है कि समाज के भीतर वो संतुलन बनाए रखना और लोगों को एक कैसे बेहतर लाइफ दिया जाए, उनके कैसे वेलफेयर के लिए काम किया जाए, उसके ऊपर ही स्टेट ज़्यादातर गुरुत्व देता है।
ही हु डज नॉट लिव इन द स्टेट और हु डज नॉट नीड ए स्टेट इज आइदर ए बीस्ट और गॉड। तो यहाँ पर वो स्टेट के परिभाषा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा था ऑर्गेनिक नेचर ऑफ स्टेट बोला गया था, वैसे ही यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति स्टेट के भीतर नहीं रहता है तो वो आइदर वो बीस्ट हो सकता है, नहीं तो गॉड हो सकता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल का एक परिभाषा ही स्टेट है, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को लेकर ही एक स्टेट बनता है। तो वो इंडिविजुअल को स्टेट के द्वारा प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी दिया जाता है। अभी हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्टेट के बारे में कि एक स्टेट का क्या क्या सब दायित्व होना चाहिए उसके ऊपर। पहला, क्रिएट एसेंशियल कंडीशन फॉर द मेंटल, मोरल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीपुल। तो जनरली ये पीपुल वेलफेयर के लिए काम करना है, जहाँ पर वो उनके मेंटल फिजिकल ग्रोथ को ज़्यादातर ध्यान में रखते हुए ही हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि एक व्यक्तिगत स्तर पर एक इंडिविजुअल का डेवलप हो पाए। सेकेंड, प्रमोशन ऑफ गुड ऑफ इंडिविजुअल। तो जनरली वो नागरिकों का हितों को देखते हुए ही यहाँ पर बहुत सारे प्रोविजन लाना चाहिए, ताकि एक नागरिक एक अच्छा और एक बेटर लाइफ जी पाए। प्रॉपर एजुकेशन टू इट्स मेंबर। एक स्टेट का दायित्व तो ये भी होता है कि वो जितने भी सारे उसके स्टेट के अंतर्गत जितने भी सारे मेंबर आते हैं, वो सब मेंबर को कैसे एजुकेट बनाना है, कैसे उनको एक बेटर एजुकेशन देना है, ताकि वो अपने सेल्फ डेवलपमेंट को ज़्यादा परिभाषा कर पाएँ, उनको विकास कर पाएँ और खुद को एक इंटेलेक्चुअल कहला पाएँ। उसके ऊपर भी स्टेट को ध्यान देना है। टू मेक मैन मोरल। एक व्यक्ति को नैतिक बनाने का काम भी एक राज्य को करना चाहिए। कैसे वो व्यक्ति अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन कर पाए, उसके ऊपर भी स्टेट को देखना है। लाइक द मदर ऑफ द सिटीजन। जैसे एक माँ अपने बच्चे को ध्यान में रखते हुए ही हर एक चीज़ को करता है, वैसे ही स्टेट का भी दायित्व होना चाहिए, क्योंकि स्टेट का संतान हर एक इंडिविजुअल होता है। तो हर एक इंडिविजुअल को देखते हुए ही स्टेट को काम करना चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति एक सोसाइटी के भीतर रहते हुए ही एक अच्छा जीवन यापन कर पाए। अभी हम फ्रेंड बात करेंगे स्लेव सिस्टम के बारे में। यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि अरिस्टोटल के क्या मत था स्लेव्स को लेकर, उनका सोच को जानेंगे और उनके राय को भी यहाँ पर परखेंगे। स्लेव्स जो कि किसी व्यक्ति का दास कहलाता है, उसका रोल एक समाज में क्या होना चाहिए, उसके ऊपर भी हम बहुत ही डिटेल में उसको चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो एक समाज में क्या काम करते थे। अभी हम फ्रेंड जो भी अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया मत के बारे में यहाँ पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। पहले तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिमेट एंड इनएनिमेट इंस्ट्रूमेंट इन ए हाउस होल्ड। तो यहाँ पर अपने घर के चारों तरफ जितने भी सारे अपने विषय वस्तु होते हैं, उनके भीतर वो डिफरेंसेस क्रिएट करने की कोशिश किए हैं। एक तरफ उन्होंने रखा है एनिमेट और एक तरफ है इनएनिमेट। तो यहाँ पर एनिमेट और इनएनिमेट को हम इस तरह ले सकते हैं, एक लिविंग और एक है नॉन लिविंग। अगर हम एनिमेट जो कि जीवंत कौन है, हमारा पशु पक्षी और इंसान, तो यहाँ पर स्लेव्स को वो एनिमेट के रूप में यहाँ पर घोषित किए हैं कि वो एक एनिमेट वस्तु है, जो कि घर का काम को सहज बनाने के लिए ही उपयोग किया जाता है। उनका काम को इजी बनाने के काम ही एक एनिमेट वस्तु करता है। दूसरे वाक्यों में यहाँ पर अरिस्टोटल ने स्लेव्स को एनिमेट इंस्ट्रूमेंट कहा है। उनका खाली दायित्व ये होता है कि अपने मास्टर को सर्व करना, उसके अलावा उनका और कोई भी दायित्व नहीं होता है। तो यहाँ पर दूसरे में यहाँ पर वाक्यों में लिखते हुए बोले हैं कि नॉट फॉर प्रोडक्शन। नॉट फॉर प्रोडक्शन मीन उनको कोई भी और दूसरा काम नहीं होता है। जैसे कि एक प्रोडक्शन मीन जनरली एक लेबर जो कि एक फैक्ट्री में काम करता है, एक मैकेनिक्स जो काम करता है, वैसा काम उनको करना नहीं है। वो अपने मास्टर के प्रति उनको फेथफुल ही रहना है। ही हैज़ नो इंटरेस्ट अदर देन दोज ऑफ द मास्टर। तो अगर हम बात करें एक स्लेव्स का व्यक्तिगत कोई भी इच्छा नहीं होता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, उसका खाली एक ही मूल कर्तव्य होना चाहिए कि उसका मास्टर कैसे सुखी से अपना जीवन यापन कर पाए, अपना सिटीजनशिप का जो भी कर्तव्य है वो कैसे निभा पाए, उसी को ही उसको देखना है। अरिस्टोटल ने यहाँ पर स्लेव्स को डिवाइड करते हुए यहाँ पर लिखा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेक्शनल जो कि प्रिजन ऑफ वॉर एंड नेचुरल स्लेव लेग रीजन। अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो कन्वेक्शनल प्रिजनर को यहाँ पर वो क्रिटिसाइज करते हैं, मगर यहाँ पर नेचुरल स्लेव को वो एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर कन्वेक्शनल सोर जिसके पास नॉलेज होता है, उनके पास ज्ञान होता है, उनके पास कैपेबिलिटी होता है, उसके बावजूद भी वो हार जाने के कारण उनको स्लेव्स बनना पड़ता है। तो वो सब चीज़ को यहाँ पर वो क्रिटिसाइज किया है। मगर वो नेचुरल स्लेव जो कि बाय बर्थ से जो दास का काम के लिए अप्रोप्रिएट माना जाता है, वो दास को वो एक्सेप्ट किए हैं। और एक पॉइंट में यहाँ पर अरिस्टोटल ये बताना चाहते हैं कि एक दास बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन एक फैमिली के भीतर करता है,
क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी सामाजिक जीवन में व्यस्त होता है। एक स्लेव्स ही उनके काम को करके ही उनको आसान बना देता है, जिसके वजह से एक व्यक्ति अपना स्टेट के ऊपर दायित्व लगा पाता है, अपने सिटीजनशिप के बारे में सोच पाता है, जिसके वजह से एक स्टेट प्रॉपर वे में फंक्शन कर पाता है। लिविंग पोजीशन ऑफ द फैमिली एंड प्रॉपर्टी ऑफ हिज मास्टर। अगर हम बात करें, एक दास एक मास्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, वो उसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो अपना डेली लाइफ का काम कराता है, अपना हाउस होल्ड काम कराता है, ताकि वो अन्य जगह पर अपना योगदान दे पाए। यहाँ पर अरिस्टोटल ने स्लेव्स लोगों को जस्टिफिकेशन देने के लिए यहाँ पर 3 ग्राउंड पर उनको कैटेगराइज किया है। पहले तो नेचुरल, दूसरा है यूजफुलनेस, तीसरा है एक्सपीडियंसी। तो यहाँ पर रिजेक्ट किए हैं सोफिस्ट व्यू को यहाँ पर अरिस्टोटल ने, जहाँ पर बोला गया था कि नेचर हैज़ क्रिएटेड ऑल मैन इक्वल। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति जन्म से इक्वल नहीं होता है, हर एक व्यक्ति के पास एक अलग क्वालिटी होता है। कोई फिजिकली स्ट्रांग होता है, कोई मेंटली स्ट्रांग होता है, तो हर एक व्यक्ति का एक अलग ही खूबी होता है। तो हर एक व्यक्ति को अपने खूबी के मुताबिक ही काम करना चाहिए, उनका मानना था। किसका? अरिस्टोटल का। अगर हम नेचुरल पर्सपेक्टिव को देखें, यहाँ पर अरिस्टोटल ने उसको जस्टिफाई करते हुए यहाँ पर बोला है कि नेचर हैज़ एंडवेड मास्टर विथ इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड स्लेव विथ फिजिकल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर बाय बर्थ, बाय गॉड के द्वारा ही मानव का डिवीजन पहले से ही कर दिया जाता है, जहाँ पर मास्टर लोगों को इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ दिया जाता है, उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उनको बुद्धिमान बनाया जाता है, और दूसरी तरफ स्लेव्स लोगों को फिजिकली स्ट्रेंथ किया जाता है ताकि वो बहुत सारा लेबर काम कर पाएँ। ये उनका मानना था कि ये भगवान के द्वारा ही बनाया गया है, भगवान के द्वारा ही परिचालित किया जाता है, जिसके चलते हुए हर एक व्यक्ति को अपना दायित्व को ठीक से निभाना है। इंटेलेक्चुअल पर्सन अपना इंटेलेक्चुअल ड्यूटी जो कि अपने स्टेट के प्रति वही काम करना चाहिए, और जिसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है जो कि एक स्लेव्स कैटेगरी में आते हैं, उनको अपने मास्टर के प्रति फेथफुल रहना चाहिए। अरिस्टोटल ने स्लेव्स के यूजफुलनेस को लेकर यहाँ पर बताया है कि एक स्लेव्स एक समाज के भीतर क्या सब दायित्व निर्वाह करता है, उसके ऊपर उन्होंने डिटेल में बताया है। अगर हम बात करें, जब भी मास्टर अपना नेशनल ड्यूटी करता है, अपने सिटीजनशिप का ठीक से उपयोग करता है, अपने देश के हितों के लिए जब उपयोग करता है, उसके पास कोई भी टाइम नहीं होता है अपने हाउस होल्ड करने के लिए। तो उसी वक्त क्या होता है, ये स्लेव्स उन लोगों को मदद करते हैं, उनके काम में अपने मालिक का सेवा करते हैं, ताकि अपना मालिक ठीक से अपना नेशनल ड्यूटी निभा पाएँ। अगर हम उनके एक्सपीरियंस को देखें तो रिक्वायर दैट टाइम टू मेंटेन इकोनॉमी। अगर हम बात करें तो उस दौरान क्या होता था, 2 ही क्लास होते थे, एक होता है मास्टर और एक होता है स्लेव। उस दौरान स्लेव जो काम करते थे, जिसके कारण अपना मास्टर वो अपना नेशनल ड्यूटी निभा पाता था, जिसके कारण उनका इकोनॉमी स्टेबल था। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि एक स्लेव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। स्लेव्स के बिना मास्टर अपना कोई भी काम, अपना हाउस होल्ड नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसको बहुत ही दिक्कत होता था। तो स्लेव उनका काम बहुत ही आसान करते थे, जिसके कारण वो अपना ड्यूटी अच्छे से निभा पाते थे। अभी हम देखेंगे क्या क्या कंडीशन चाहिए एक व्यक्ति को अपने घर में अगर एक स्लेव्स रखता है। तो यहाँ पर अरिस्टोटल ने उनके बारे में विवरण दिया है कि आपको किस किस आधार पर एक स्लेव को आपको घर में रखना है और उसको क्या क्या सब चीज़ आपको प्रोवाइड कराना है। पहला तो यहाँ पर दिया गया है मेंटली डेफिशिएंट नॉट वार प्रिजनर। तो यहाँ पर अरिस्टोटल ने बता दिया है कि जो भी व्यक्ति आपके घर में स्लेव्स में आएगा वो वार प्रिजनर नहीं होगा, वो मेंटली डेफिशिएंट होगा, वो दिमागी तौर पर कमजोर होगा। प्रॉपरली ट्रीटमेंट अदरवाइज पनिश बाय स्टेट। तो यहाँ पर बता दिए हैं कि आपने जो भी स्लेव्स के साथ उनको अच्छा व्यवहार दिखाना है, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ स्टेट के द्वारा एक्शन भी लिया जा सकता है। थर्ड पॉइंट पर यहाँ पर अरिस्टोटल ये बताना चाहते हैं कि स्लेव्स का भी खुद का स्वेच्छा फ्रीडम है। अगर वो अपना व्यक्तिगत विकास कर पाता है, अपने भीतर एक रैशनैलिटी ला पाता है, अपने भीतर सोच ला पाता है, अपना भीतर वो सब इंटेलेक्चुअल थिंग ला पाता है, तो उसका भी एक खुलकर जीने का अधिकार है। अभी हम फ्रेंड क्रिटिसिज्म के ऊपर चर्चा करेंगे कि अरिस्टोटल के जो स्लेव्स के ऊपर जो भी राय दिया गया था, कैसे उनको क्रिटिसाइज किया गया है, उसके ऊपर अभी हम आलोचना करेंगे। पहले, कॉन्ट्ररी टू द मॉडर्न नोशन ऑफ इक्वालिटी। अगर हम बात करें, जो अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था वो इक्वालिटी से पूरा विपरीत था, जहां पर ह्यूमन के भीतर इनइक्वालिटी क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा था, जहां पर एक तरफ मास्टर क्लास और एक तरफ स्लेव क्लास। जैसे कि फ्रेंड अभी मैंने बताया कि 2 ही क्लास होते थे, जहां पर एक मास्टर क्लास और एक स्लेव्स क्लास। तो यहाँ पर हम अपर और लोअर क्लास बोल सकते हैं, जैसे कि हम बहुत सारे जगह पर देखें हैव्स एंड हैव्स नॉट, प्रोलेटेरियन एंड बोर्जुआ। तो इस प्रकार का वहाँ पर भी क्लास डिवीजन हमें देखने को मिला था।
वहाँ पर हमें ज़्यादातर रेशियल सुपेरिटी देखने को मिला था। यूनान लोग व ग्रीक के लोग खुद को सुपीरियर मानते थे, क्योंकि वो ही सोचते थे कि वो ही बहुत ही इंटेलेक्चुअल है और बाकी सब जितने भी लोग हैं वो बहुत उनसे कम है, जिसके कारण उनका जो रेशियल है बहुत ही महान है, जो कि यहाँ पर क्रिटिसिज्म के तौर पर हम ले सकते हैं, क्योंकि उनका ही कलर के लोग खाली ज्ञानी नहीं थे, बाकी सब दुनिया के सब थे, मगर उनका ये मानना था कि वो ही खाली दुनिया में ज्ञानी है। फोर्थ क्रिटिसिज्म में यहाँ पर लिखा गया है कि स्लेवरी एज ए हेरिडेटरी इंस्टीट्यूशन। तो उस समय मानना था कि जो अगर व्यक्ति स्लेव्स बनता था तो उसका जो बेटा बेटी भी स्लेव्स के रूप में घोषित किया जाता था, जो कि हेरिडेटरी बेसिस में होता था, किनसी बेसिस में। तो ये सब चीज़ वहाँ पर हमें देखने को मिला था, जिसके कारण यहाँ पर उनको क्रिटिसाइज भी किया गया है। फिफ्थ क्रिटिसिज्म में यहाँ पर लिखा गया है कि नॉट लेट डाउन क्राइटेरिया टू डिटरमाइन स्लेव्स। तो यहाँ पर कुछ भी साफ तौर पर नहीं लिखा गया है कि किस प्रकार के मेंटली कंडीशन के लोगों को एक्चुअली स्लेव्स के रूप में घोषित किया जाना चाहिए, किस आधार पर, जनरली कौन से बेसिस पर उनको स्लेव बनाया जाता था, उसका कोई भी क्राइटेरिया मेंशन नहीं था। तो ये सब चीज़ को यहाँ पर बाकी सारे थिंकर यहाँ पर जो भी अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया मत स्लेव्स को लेकर उसको क्रिटिसाइज किए हैं। सिक्स्थ क्रिटिसिज्म में यहाँ पर बताया गया है कि पोजीशन ऑफ मास्टर। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ मास्टर का मतलब है कि एक स्लेव्स मास्टर का व्यक्तिगत संपत्ति होता है। तो यहाँ पर साफ साफ जो भी बाकी थिंकर थे, जो अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया मत को यहाँ पर वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि स्लेव्स कभी भी किसी का व्यक्तिगत संपत्ति नहीं हो सकते, वो भी एक इंसान होते हैं, उनका भी जीने का अधिकार होता है। सेवेंथ क्रिटिसिज्म में यहाँ पर वो बताए हैं कि कॉन्ट्रेरी टू द नोशन ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये सामाजिक न्याय के खिलाफ है। हर एक व्यक्ति को समाज में खुलकर जीने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति किसी के अंडर नहीं रहना चाहिए। स्लेव सिस्टम से क्या होता है कि मानव के भीतर डिवीज़न क्रिएट होता है, डिफरेंसेस क्रिएट होने लगता है। तो ये सब चीज़ को हमें दूर फेंकना है। अभी हम फ्रेंड बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में। यहाँ पर जनरली हम अरिस्टोटल को मत को जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अरिस्टोटल ने सिटीजनशिप को लेकर क्या अपना मत दिया था, किन व्यक्ति को सिटीजनशिप प्राप्त होना चाहिए, किसी को नहीं। ये सब के ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सब सिटीजन होते थे। अरिस्टोटल डिफाइन ए स्टेट एज ए कलेक्टिव बॉडी ऑफ सिटीजन। तो उनका मानना था एक स्टेट जो होता था वो कलेक्टिव बॉडी ऑफ सिटीजन, तो सिटीजन का एक समूह होता था। इट इज नॉट डिटरमाइंड बाय रेसिडेंट। तो यहाँ पर अरिस्टोटल का जो मत था, कोई भी व्यक्ति को नागरिकता अपने रहने पर नहीं देना चाहिए, उसके व्यक्तिगत को जानना, पहचानना, परखना पड़ेगा, तभी जाकर एक व्यक्ति को अपना नागरिकता प्राप्त होता। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उस समय में खाली व्यक्ति जो होते थे इंटेलेक्चुअल, उन्हीं को ही सिटीजनशिप दिया जाता था। अगर हम बात करें तो उनको गिने चुने कुछ ही लोगों को यहाँ पर नागरिकता प्राप्त होता था। एक कोहेसिव सिटीजन बॉडी वेयर एवरीबॉडी वुड नो वन अनदर इंटीमेटली। तो जनरली यहाँ पर बताया गया है कि जो भी सिटीजन होते थे एक दूसरे को वो अच्छे से जानना, परखना चाहते थे, वो एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे को पहचानते हो, वैसा एक इंटीमेट रिलेशन उनके भीतर होना चाहिए। ये अरिस्टोटल का मत था। यहाँ पर अरिस्टोटल ने एक नागरिक का कर्तव्य बताया है कि एक अच्छा नागरिक कैसे बना जाए। पहले तो वो अपने भीतर हारमोनी, अपने आसपास के लोगों के साथ हारमोनी बरकरार रखेगा, हारमोनी मेंटेन करेगा, साथ ही साथ वो अपने संविधान को फॉलो करेगा। देन उसके पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए ताकि वो अपना नेशनल ड्यूटी को ज़्यादा गुरुत्व दे पाए। तो उसके लिए हमने पहले जैसे बात किया था कि स्लेव सब को वो अफोर्ड करते थे ताकि उनको हाउस होल्ड काम करना ना पड़े, वो अपना नेशनल ड्यूटी, अपने स्टेट के प्रति जो भी कर्तव्य को वो ठीक से निभा पाए। एक गुड सिटीजन वुड पोजेस मोरल गुडनेस। तो उसके अंदर बहुत सारे व्यक्तिगत गुण होना चाहिए, उसके भीतर मानविकता होना चाहिए, तभी जाकर वो एक अच्छा नागरिक कहलाएगा। ही प्लेडेड फॉर प्रॉपर एजुकेशन फॉर सिटीजन कंट्रोल बाय स्टेट। पहले तो जो एजुकेशन सिस्टम को स्टेट के द्वारा ही परिचालन किया जाता था, और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिला, जो भी सिटीजन को प्रॉपर एजुकेशन देने का दायित्व तो स्टेट ही परिवहन करता था, जहाँ पर हर एक सिटीजन को अच्छे से अच्छे एजुकेशन दिया जाए ताकि वो आगे जाकर उनको प्रशासनिक काम में उनका मदद कर पाएँ। अभी हम फ्रेंड देखेंगे कि हम किस किस व्यक्ति को सिटीजन व नागरिक बोल सकते हैं। पहला तो कंडीशन यहाँ पर लिखा गया है कि हु पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड इन द लेजिस्लेशन एज ए मेंबर ऑफ डेलिबरेटिव असेंबली इज सिटीजन। तो यहाँ पर साफ साफ बता दिया है कि जो भी व्यक्ति प्रशासनिक काम में व लेजिस्लेशन काम में अगर सरकार का मदद करता है, एक स्टेट का मदद करता है अपने पार्टिसिपेशन के थ्रू, अपने इंटेलेक्चुअल के थ्रू, तो वही ही सिटीजन यहाँ पर कहलाएगा।
देन सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया है कि हु पोजेस द कैपेसिटी टू रूल एंड टू बी रूल एट द सेम टाइम। तो एक व्यक्ति का अंदर ये क्षमता होना चाहिए कि वो रूल भी कर पाए और किसी के अधीन में रहते हुए रूल भी हो पाए। तो जनरली ऐसा व्यक्ति को ही यहाँ पर सिटीजन का दर्जा दिया जाता था। पोजीशन ऑफ लीजर, तो यह तो यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि सिटीजन के पास बहुत सारे खाली समय होना चाहिए। वो अपना जो दिमागी तौर का ताकत, वो अपने स्टेट के हितों के लिए ही काम करना चाहिए, उसको हाउस होल्ड से दूर रहना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर स्लेव्स के बारे में भी बता दिया गया था कि वो अपने घर में स्लेव्स रख सकते हैं जो कि उनका हाउस होल्ड काम करने के लिए। तो उनके पास सफिशिएंट लीजर टाइम होना चाहिए अपने स्टेट के लिए। पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप ऑफ स्लेव्स हेल्पिंग टू अटेन सिटीजनशिप। तो अगर हम बात करें एक नागरिक को क्या क्या सब होना चाहिए, यहाँ पर उसका क्लेरिफाई कर दिया गया है कि एक व्यक्ति के पास खुद का प्रॉपर्टी होना चाहिए और साथ ही साथ वो अपने पास स्लेव्स को रखा रहना चाहिए ताकि वो अपने नेशनल ड्यूटी को ठीक से परफॉर्म कर पाए। वहाँ पर अपना खाली सिटीजनशिप के ऊपर ही वो खाली ध्यान पाता हो, वैसा ही व्यक्ति को ही यहाँ पर नागरिक का दर्जा दिया जाता था। और साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि जो भी सिटीजन होते थे वो हेरिडेटरी बेसिस पे होते थे। अगर कोई किसी का पिता सिटीजनशिप हासिल किए हैं, नागरिक हैं, तो उसका बेटा भी आगे जाकर नागरिकत्व हासिल करेगा। यहाँ पर अरिस्टोटल ने यह बताने की कोशिश किया है कि कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर सिटीजनशिप नहीं कहला सकते हैं। पहले तो यहाँ पर स्लेव्स लोगों को कोई भी सिटीजनशिप का अधिकार नहीं होता था। देन सेकंड, रेसिडेंट एलियन जो कि बाहर से आते हैं और बाहर आकर यहाँ पर रहते हैं, तो उनको भी सिटीजनशिप का प्रावधान कुछ भी नहीं था। देन फॉरेनर, मैकेनिक्स, लेबर, ये सब व्यक्ति को वहाँ पर सिटीजनशिप का कोई भी अधिकार नहीं था। देन सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया है कि वोमेन आर इंटेलेक्चुअली इन्फेरियर सो कैन नॉट बी सिटीजन। तो उनका मानना था कि जो ओमेन होते थे व नारी लोग जो होते थे वो इंटेलेक्चुअली मैन से थोड़ा कम होते हैं, तो उनके वजह से उनको भी सिटीजनशिप नहीं दिया गया था। देन ओल्ड पीपुल एंड चिल्ड्रेन ऑल्सो एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पर जो बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे लोगों को भी यहाँ पर सिटीजनशिप से दूर रखा गया था। अभी हम अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया जो भी सिटीजनशिप के परिभाषा को अभी हम क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे। पहले तो यहाँ पर एक्सक्लूडेड वोमेन, वर्कर, ओल्ड मैन, चिल्ड्रन एक्सेट्रा, तो वो 2/3 ऑफ मेजोरिटी पॉपुलेशन को वो यहाँ पर टोटली एक्सक्लूड कर दिया है, जहाँ पर उनको इंटेलेक्चुअल बेसिस पे उनको इन्फीरियर मानता था, जिसके कारण वो सारे वर्ग को वो निकाल दिया था, जिसके वजह से उनको क्रिटिसाइज भी किया गया है। सेकेंड क्रिटिसिज्म में यहाँ पर लिखा गया है कि अटैच द होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी कंडीशन। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया था कि जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होता था वह सब व्यक्ति को नागरिकत्व प्राप्त होता था, जो कि साफ साफ यहाँ पर बाकी सब फिलोसोफर के द्वारा क्रिटिसाइज भी किया गया है। ग्रेट इनजस्टिस टू नॉन लीजर क्लास। तो जनरली अगर हम बात करें तो लीजर क्लास को ही वहाँ पर नागरिकत्व मिलता था और बाकी सब जो कि मेहनत करके अपना घर चलाते थे, रोजी रोटी कमाते थे, वो सब व्यक्ति को यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया था, जिसके कारण यहाँ पर उनको क्रिटिसाइज किया गया है कि नॉन लीजर क्लास का भी अधिकार होना चाहिए सिटीजनशिप के ऊपर। तो खाली यहाँ पर जो लीजर क्लास को लेकर ही सिटीजनशिप बनाया गया था, उस सब चीज़ को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया है। फीलिंग ऑफ डिसइंटरेस्ट अमॉन्ग नॉन सिटीजन। तो यहाँ पर जो बाकी सब रह गए लोगों के भीतर यहाँ पर डिसइंटरेस्ट क्रिएट होना लगेगा, क्योंकि वो एक सिटीजनशिप का तो पहले तो दर्जा उनको नहीं दिया गया और साथ ही साथ सोसाइटी में उनका कोई भी रोल के बारे में नहीं बता दिया गया। खाली उनको एक खाली काम ही करता रहना है, अपना नेशनल ड्यूटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, जिसके कारण उनके भीतर डिसइंटरेस्ट क्रिएट होता है वो और संवैधानिक चीज़ों को और नहीं मानने लगेंगे। यहाँ पर 5th नंबर क्रिटिसिज्म में यहाँ पर लिखा गया है कि कॉन्ट्रेरी टू द मॉडर्न नोशन ऑफ सिटीजनशिप। अभी का सिटीजनशिप और उस समय जो सिटीजनशिप दिया जाता था उन दोनों के भीतर बहुत सारे डिफरेंसेस है। अगर अभी के समय देखें तो यहाँ पर इक्वालिटी मैनर में, यहाँ पर डेमोक्रेटिक मीन्स एंड मैनर में दिया जाता था, और उस समय में वहाँ पर हमें इन इक्वालिटी इन जस्टिस मैनर में वहाँ पर सिटीजनशिप दिया जाता था। खाली पर्टिकुलर कुछ ही क्लास को वहाँ पर नागरिकत्व का प्रावधान हासिल था। नॉट सुटेड टू मॉडर्न नोशन ऑफ नेशन स्टेट। अगर हम बात करें जो उनका जो नेशन स्टेट का प्रावधान था वो एक सिटी स्टेट के आधार पर था, जो कि नॉर्मली एक सिटी स्टेट में बहुत ही कम पॉपुलेशन होता है। उनके भीतर भी बहुत सारे एक्सक्लूजन वहाँ पर दिया गया है कि एक सिटीजनशिप का क्या व्यक्तिगत स्तर पर क्या सब होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ ही श्रेणी के द्वारा ही उनका सिटी स्टेट रूल एंड रेगुलेट होता था, उनका सिटीजन प्रावधान किसी व्यक्ति के पास ही होता था, जिसको यहाँ पर साफ साफ क्रिटिसाइज क्या गया है। अगेंस्ट ऑर्गेनिक
नेचर ऑफ स्टेट। जैसे कि अगर हम फ्रेंड बात करें ऑर्गेनिक नेचर, क्या होता है कि हम हर एक व्यक्ति स्टेट का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, एक महत्वपूर्ण दायित्व एक स्टेट के भीतर रहते हुए ही करता है। मगर यहाँ पर जो व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो यहाँ पर कुछ ही व्यक्ति व कुछ ही अंग वस्तु को यहाँ पर प्रायोरिटी दिया गया है जो कि सिटीजनशिप हासिल कर पाते हैं, और बाकी सबको एक विकलांग के अंग के रूप में यहाँ पर कंक्लूड किया गया है, जो कि हम नॉन लीजर क्लास को बोल सकते हैं। एनकरेज क्लास रूल नेग्लेक्ट वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो जनरली यहाँ पर जो सिटीजनशिप का प्रावधान था वहाँ पर खाली कुछ ही व्यक्ति वस्तु को फायदा पहुँचाने के लिए ही वो सिटीजनशिप हुआ था, उनको प्रिविलेज क्लास के रूप में ट्रीटमेंट दिया जाता था और बाकी सबको नेग्लेक्ट किया जाता था, जो कि एक वेलफेयर स्टेट के विपरीत था। यहाँ पर साफ साफ वही वो इंडिकेट करना चाहते हैं। ये क्लास रूल को ज़्यादा बढ़ावा देता है और सोसाइटी के वेलफेयर को ये नेग्लेक्ट कर रहा है।